नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज शुरुआत दो आईएएस अफसरों की प्रेरक कहानी से। ये आईएएस अफसर हैं तो दूसरे राज्यों के, लेकिन यूपी में उन्होंने एक नया कमाल करके दिखाया है। ये दोनों पति पत्नी हैं। मामला 3 साल पहले का है, जब वह एक साथ मैनपुरी जिले में तैनात थे। उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जिला, जहां पर शिक्षा की आईएएस अफसरों ने मिलकर एक अलग जगाई थी, जो अब मसाल बन गई है। और इस मसाल की रोशनी में सैकड़ों छात्र छात्राओं का जीवन रोशन हो रहा है। बात उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसर ऋषि राज और उनकी पत्नी ईशा प्रिया की। ये दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नए प्रेरणा स्रोत हैं और इन्होंने जो एक अनूठा प्रयास किया है वो दुनिया और जनता की नज़रों में आना चाहिए। ईशा प्रिया 2017 बैच की आईएएस अफसर हैं और ऋषि राज 2018 बैच के हैं। ईशा प्रिया मैनपुरी में सीडीओ थी और ऋषि राज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे। बात उसी समय की है। इन दोनों युवा अफसरों ने मिलकर मैनपुरी जिले में एक भगीरथ प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय पुस्तकालय को कोचिंग यूपीएससी का फ्री एक सेंटर बना दिया। और इस सेंटर की देन है कि आज उस लाइब्रेरी में 325 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 25-26 में 18 बच्चों ने सरकारी नौकरी हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। ऋषि राज और ईशा प्रिया अब उस जिले से जा चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने नींव रखी थी वो आज कोचिंग सेंटर के रूप में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और तमाम सारी सेवाओं में बच्चों कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, उस लाइब्रेरी का कायाकल्प भी इन्हीं दोनों अफसरों ने मिलकर किया था। एक बहुत छोटी सी कोशिश थी, वाईफाई लगा देना, कंप्यूटर लगा देना और नोट्स के लिए, तैयारी के लिए घंटे 2 घंटे उनकी मदद कर देना। इस सुविधा ने उस जिले के कई सारे छात्रों का जीवन बदल दिया है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ आकर पढ़ाई करते रहे। अफसरों की गाइडेंस उनको मिली। सप्ताह में 2 दिन ऋषि राज और ईशा प्रिया ने क्लास में आकर खुद इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर जैसे विषयों की बारीकियों पर लेक्चर दिया। नोट्स बनाने में, मेंस की आंसर राइटिंग तैयार करने में बहुत सारे तरीके सिखाए, जिसके चलते आज मैनपुरी के कई सारे युवा प्री और मेंस में भाग ले रहे हैं। अगर मैनपुरी में कोई बच्चा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वो दिल्ली जाकर, प्रयागराज जाकर या लखनऊ आकर सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर सकता है। उसे यहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैनपुरी में इन अफसरों ने मिलकर उस दूरी को पाट दिया। डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए जो एक गाइडेंस की नींव रखी गई वो आज तक छात्राओं को लाभान्वित कर रही है। ऋषि राज इस समय प्रयागराज के प्राधिकरण के बीसी बन चुके हैं और उनकी पत्नी ईशा प्रिया अंबेडकर नगर जिले की डीएम बन गई हैं। लेकिन उनके द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी वो आज भी चमक रही है। देश के सबसे बड़ी सेवा में आकर गांव, गरीब, नौजवान और मेधावी बच्चों को पहचान कर उनको आगे बढ़ाने में अपने अनुभव की जो उन्होंने ताकत लगाई, ये एक मिसाल है उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के लिए भी और नौजवान बच्चों के लिए भी। बहुत सारे अधिकारी आते हैं, वो अपनी सुख सुविधाओं में ही डूबे रह जाते हैं। लेकिन ऋषि राज ने, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आकर जो मैनपुरी में उन्होंने काम किया, उस समय तो वो सुर्खियां नहीं पा पाया, लेकिन अब
आज ये सबकी नज़र में आना ज़रूरी है। 325 बच्चे इस समय इस पढ़ाई कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में, 18 इस साल पास हुए हैं, विभिन्न नौकरियों में जा चुके हैं, इसके पहले भी कई गए हैं और आगे उम्मीद है कि कोई यहाँ से सिविल सेवा में भी जाएगा, संघ लोक सेवा यूपी पीसीएस में भी जाएगा, कोई बड़ा चमत्कार होगा। और जिस दिन ये चमत्कार होगा उस दिन इसका जो असली श्रेय का हकदार है वो यही दो अधिकारी होंगे। अधिकारियों के काम अपने आप दिखाई पड़ जाते हैं जो जैसा होता है। तो उम्मीद है कि ये जज्बा, ये कोशिश और ये इच्छा शक्ति आगे भी ऐसे बनी रहेगी और इस तरह के अफसर जो हमारे समाज को कुछ देना चाहते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। सरकारों का भी ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि नौकरी में सरकारी सेवा, सरकारी कार्यों के अलावा वो समाज को ऊपर लाने में किस तरह का कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब एक खबर, इस देश में जब राजनीति उच्च कोटि की हुआ करती थी तब की नैतिकता और जिम्मेदारी की, और आज की राजनीति में किस तरह से परिवर्तन आया है उससे जुड़ी हुई बात। देश में जो नीट के पेपर लीक हुए, हल्ला मचा और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार में ये कहा जाता था कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन एमजे अकबर के बाद धर्मेंद्र प्रधान ऐसे दूसरे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा हुआ है। इस देश में नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। लेकिन जब जब किसी ने इस्तीफा दिया उसका कोई महिमा मंडन नहीं हुआ। उसने जिम्मेदारी ली और महसूस किया कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य था उसमें जो चूक हुई है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, इंस्टीट्यूशन में हेड होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता हूं। केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे आजाद भारत के इतिहास में बहुत बड़े बड़े उदाहरण देते रहे हैं। दो ऐसे इस्तीफे हुए जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। लाल बहादुर शास्त्री उसमें से एक नाम है। जब वो 1956 में रेल मंत्री थे तब तमिलनाडु में एक रेल हादसा हो गया था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उस समय देश के रक्षा मंत्री थे वे वी.के. कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन ने उसमें हार की जिम्मेदारी ली और रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1987 का एक दौर आया जब बीपी सिंह रक्षा मंत्री थे देश के, और उन्होंने मात्र इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि एक रक्षा के सौदे में किसी ने उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगा दिया था। उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल होने से ही रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कांग्रेस छोड़ दी और बोफोर्स घोटाला, जो तोप का घोटाला हुआ था, उस मुद्दे को लेकर देश में लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री बने। माधवराव सिंधिया देश में एक ऐसे केंद्रीय मंत्री हुए जिन्होंने 2 बार अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, नैतिक आधार पर दिया। 1993 में जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया था एक दुर्घटना के बाद, और 1996 में जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, यही शिक्षा मंत्री, इस पद से वो भी इस्तीफा दे चुके हैं, आज जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। 1999 में नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री हुआ करते थे जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। गैसोल में एक ट्रेन हादसा हो गया था जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने उस समय पद त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी इस देश में बहुत सारे इस्तीफे हुए, जैसे शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ जो दिन भर में 5 बार कपड़ा बदलते थे। उस आलोचना के नाते उनको इस्तीफा देना पड़ा गृह मंत्री के पद से। उसके बाद ए राजा का इस्तीफा हुआ, दयानिधि मारन का इस्तीफा हुआ। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त नाम थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन नैतिकता के आधार पर, जिम्मेदारी के आधार पर इस देश में
बहुत बड़े बड़े नाम वालों ने इस्तीफा दिया, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, वी.के. कृष्ण मेनन जैसे लोग शामिल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन उसके लिए एक लंबा आंदोलन हुआ। ऐसे में ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया तो फिर इतना समय क्यों लिया गया, और इस्तीफा देने के बाद क्या नेताओं का सम्मान समारोह होना चाहिए? क्या ये उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे थे और इस्तीफा देकर आए हैं इसलिए उनको सम्मान किया जाए? आजाद भारत में और आज तक ये कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा अगर नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेकर दिया गया है तो वो शहीद के दर्जे में कतई शामिल नहीं हो सकता है, और इसके लिए उसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। देश के जनमानस की, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने में अगर किसी ने अपना त्याग किया है तो ये उसके चरित्र का बड़प्पन है। उसके लिए मुकुट पहनाकर सम्मान करके ये एहसास कराने की जरूरत नहीं है कि आप सही थे, गलती जिन लोगों ने की है उनकी है, हम आपको उसी रूप में देखते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान इतिहास में वो दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे जो पहले लोगों को मिला है, जिस तरह से उनका यहाँ पर महिमा मंडन किया गया। ये दबाव में दी गई चीज को नैतिकता और जिम्मेदारी का नाम नहीं दिया जा सकता। अगर वो पहले ये काम किए होते तो इस देश की सियासत में, इतिहास में वो अमर होते। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से आईपीएस अफसरों की तबादला सूची का इंतजार था, लेकिन जब ये सूची आई तो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जब सूची को देखा तो ताश के पत्ते ऐसे फेंटे गए थे वो किसी को रास नहीं आए। महीनों से उत्तर प्रदेश में प्रमोशन के बाद डीजी बनने का इंतजार था, कुछ कमिश्नरिएट खाली होने का इंतजार चल रहा था, काफ़ी खींचतान चल रही थी, उसमें विराम लगा। लेकिन जब लखनऊ सीपी का नाम आया, जब प्रयागराज के सीपी का नाम आया तो लोगों को चौंका गया, क्योंकि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर पद पर तरुण गाबा का नाम रेस में जरूर था, लेकिन श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह रहा था कि वो बनेंगे। जो लोग लखनऊ में काम कर चुके थे ऐसा लग रहा था कि उनको ज़्यादा अवसर मिलेगा, लेकिन तरुण गाबा आखिर में कामयाब रहे। उनके नाम के आगे कई सारे सीनियर थे, वो 2001 बैच के हैं। अमरेंद्र सेगर 1995 बैच के थे। काफ़ी बीच के अफसरों को छोड़ दिया गया। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा अब ऐसे पुलिस अधिकारी बन गए हैं जो योगी सरकार में 2 कमिश्नरी में कमिश्नर रहने का उनके नाम पर रिकॉर्ड है। अभी तक कोई ऐसा अफसर नहीं हुआ यूपी में जो 2 पुलिस कमिश्नरी में रह पाया हो पुलिस कमिश्नर के रूप में। गाबा कुंभ के समय प्रयागराज के सीपी थे, अब वो अमरेंद्र सेंगर की जगह लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण तैनाती है, लेकिन जोगिंदर कुमार को प्रयागराज से सरकार ने हटाकर किनारे कर दिया एकेडमी में। पीयूष मोडिया के लिए अवसर था, वो लखनऊ के लिए उनका नाम चल रहा था, वो आना भी चाहते थे लखनऊ किसी विंग में, लेकिन अब उनको बहुत चैलेंजिंग प्रयागराज का कमान दी गई है, वो भी पुलिस कमिश्नर बन गए, उनके ऊपर भी एक नाम का ठप्पा लग गया है। अमरेंद्र सेंगर जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर थे, सरकार ने उनको बहुत बड़ी तैनाती दी है, उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है, डीजी इंटेलिजेंस का पद दिया है, जो मुख्यमंत्री की आंख नाक कान कहा जाता है, और इसके साथ डीजी सिक्योरिटी का भी पद उनके पास है। इंटेलिजेंस के डीजी का पद पिछले कई सालों से खाली था, किसी को नहीं दिया जा रहा था। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि मुख्यमंत्री अमरेंद्र सेंगर पर काफ़ी भरोसा करते हैं। ये जरूर है कि डीजी फायर के लिए, चूंकि वो बहुत कमाऊ पद माना जाता है, वहाँ पहले उनका नाम चला था। अब वहाँ पर गोरखपुर में एडीजी रहे, डीजी बन गए, अशोक मुथा जैन आए हैं डीजी फायर के रूप में। उनका इसी महीने रिटायरमेंट है, अगस्त में।
30-32 दिन बचा होगा। अब 30-32 दिन में चाहे कुबेर के खजाना पे बैठा दो और चाहे सूखे में बैठा दो, बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ अफसर हैं जो चमत्कार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी एक एंगल ये है कि वीके सिंह अगले डीजी फायर सर्विस हो सकते हैं जब अशोक मुथाजैन रिटायर होंगे। उनके लिए रास्ता काफ़ी आसान हो गया है। चर्चा भी इसी बात की थी कि वीके सिंह को डीजी फायर सर्विस बनाया जाए। कोई इक्वेशन नहीं बैठा होगा तो ये हुआ कभी मुथाजैन को ले आओ, उनका तो रिटायरमेंट ही है, 30 दिन और कट जाएगा, फिर मौका मिलेगा। तो अब रास्ता क्लियर है, मैदान खुला है, अगली बार मोहर वहीं लगनी है। तरुण गाबा लखनऊ की पुलिस कमिश्नरी की जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो पूरी सरकार की है। वीआईपीज यहाँ पर हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उद्योग जगत के लोग हैं, प्रभावशाली सामाजिक लोग हैं, सबसे तालमेल उनको बिठाने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और लखनऊ का पुलिस कमिश्नर घर में बैठ के काम नहीं कर सकता है, उसको मौके पर दौड़ लगानी पड़ेगी। हालांकि वो नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और सरल भी हैं, तो उम्मीद यही है कि तरुण गाबा लखनऊ में जो पुरानी परिपाटी है, 4-4 साल से एक थाने पे एसएचओ जमे हैं, कुछ उनका इलाज करेंगे और कुछ उनका भी इलाज करेंगे जो जाते जाते लूटपाट कर किनारे होते जा रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि आने वाले वक्त में कुछ और तस्वीर बदलती दिखाई पड़ेगी राजधानी की। अब एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की, आईएएस अफसरों की। लेकिन ये अनुमान है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है उत्तर प्रदेश में। आईएएस अफसरों में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, पंचम तल में बदलाव होने वाला है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़े स्तर पर है। जिनके बदलाव होने हैं उनको भी पता है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव गृह हैं, वो लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं। और जब वो लंबी छुट्टी पर जाएंगे तो उनकी जगह पर कोई ना कोई नया प्रमुख सचिव गृह बनेगा। कई नाम छुपे हुए हैं जिनको ओपन नहीं किया जा रहा है, लेकिन दावेदार हैं और वो दिख रहे हैं और बनेगा उन्हीं में से कोई। 1995 बैच में ही हैं अमृत अभिजात और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं अजय चौहान। अजय चौहान का तो पहले भी कई बार नाम आया कि वो प्रमुख सचिव गृह बनने वाले हैं, लेकिन अब लगता है कि इन्हीं में से कोई एक बनेगा और ये सूची चाहे आज आए चाहे 10 दिन बाद आए। संजय प्रसाद इलाज के लिए लंबी छुट्टी पर विदेश जाने वाले हैं। उनकी अनुपस्थिति में किसी न किसी व्यक्ति की पूर्णकालिक तौर पर तैनाती होगी और वो तैनाती मुख्यमंत्री के जो बहुत भरोसेमंद होंगे, जिन पर भरोसा होगा, उसी में से होगी। प्रमुख सचिव गृह अब पूर्ण रूप से फुल फ्लैश होगा, एक विभाग देखेगा, परमानेंट काम करेगा, ये भी तय है। मुख्यमंत्री कार्यालय में क्या कोई प्रमुख सचिव आएगा या वहां पर सचिवों के हवाले से अब काम होगा। संजय प्रसाद जाते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय में ना तो कोई प्रमुख सचिव है ना कोई एसीएस बचेगा। सुरेंद्र सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है पंचम तल में, और अमित सिंह, अब ये दो लोग भी सेक्रेटरी हैं। सूरपाल गंगवार भी सचिव हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमित सिंह और सुरेंद्र सिंह ही अब आगे पंचम तल में गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। प्रमुख सचिव पर फिलहाल अभी जल्दी कोई तैनाती होती नजर नहीं आ रही है, और अगर होगी भी तो अजय चौहान पंचम तल में जाएंगे, या वो गृह में आएंगे या पंचम तल में जाएंगे, ये हो सकता है। अन्यथा मुख्यमंत्री कार्यालय का यह शीर्ष पद अभी कुछ दिनों तक खाली रह सकता है। अब लखनऊ के डीएम हैं विशाख जी, इनका भी तबादला लगभग तय है। विशाख जी की पत्नी है अपूर्वा दुबे, वो केंद्र में जा चुकी हैं, तो स्वाभाविक है कि या तो विशाख जी
सेंटर में जाएंगे या लखनऊ के डीएम पद से हटेंगे, क्योंकि वो 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनका बैच इस दिसंबर में सचिव रैंक में प्रमोट हो रहा है, तो वो खुद भी कमिश्नर बन जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि उसके पहले उनको कहीं प्रभारी मंडलायुक्त या प्रभारी कमिश्नर का चार्ज दे दिया जाए। हो सकता है कि वो एलडीए के वीसी भी बना दिए जाएं, क्योंकि जो एलडीए के वीसी हैं प्रथमेश कुमार, उनका भी समय पूरा हो गया है और वो भी अभी कहीं डीएम नहीं रहे हैं। तो वो संभवतः प्रयागराज या कानपुर के जिला अधिकारी बनाए जा सकते हैं। प्रथमेश कुमार को बड़ा जिला देने की राह में सिर्फ एक ही रोड़ा है कि इसके पहले वो कहीं किसी जिले में डीएम नहीं रहे। ऐसे में सरकार पहली पोस्टिंग में किसी अधिकारी को कैबाल टाउन नहीं देती है, लेकिन प्रथमेश कुमार की जो क्षमता है, चाहे इन्वेस्ट यूपी में रही हो चाहे एलडीए वीसी के रूप में रही हो, जितनी फास्ट वर्किंग वो करते हैं, जिस तरह से वो निर्णय लेते हैं तेजी से, उनको महानगरों का जिलाधिकारी बनने में कोई अड़चन और रुकावट नहीं दिखाई पड़ती है। अफसर इसके लिए रोज टकटकी लगाए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पर सबकी निगाह है कि वो चुनावी साल में अब किसको परमानेंट तौर पर आगे लेकर आते हैं। लेकिन इतना तय है कि ब्यूरोक्रेसी में मंथन बहुत तेज है और इस मंथन का जो अमृत है वो किसी भी दिन निकल सकता है। अब पीने वाले तैयारी किए रहें। फिलहाल संभावनाओं को तलाशती हुई और आने वाली सूची के इंतजार में आज के पावर सेंटर में इतना ही। लेकिन जाते जाते हम आपको सामाजिक व्यवस्था की कुछ नई चीज़ों के साथ छोड़ जाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हर व्यक्ति के लिए पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस पद पर आप जाते हैं उसके जो दायित्व हैं, जनता के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, अगर आप उसको तेज़ी से, साफ सुथरे ढंग से, पारदर्शी ढंग से करते हैं तो आपको मान सम्मान भी मिलता है और आपकी ख्याति भी फैलती है और सरकार का भी नाम होता है। लेकिन समस्या इसी बात की है कि जिसको जिसको मौका दिया गया उसने प्रदेश को, जनता को निराश किया। मंजर भोपाली साहब का एक शेर है, इन हालातों पर आप सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह सबके यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है और तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। नमस्कार।